बार बार भारत सरकार पर, दिल्ली पुलिस पर, सब पे उन्होंने मढ़ा था कि नहीं वही गलत है। आज जब सच सामने आया है तो एक तरीके से थूक के चाटना पड़ रहा है केजरीवाल साहब को। मैं इतना कहूंगा कि आगे भी देखिएगा आप कैसे कैसे समय आएंगे, और जितना एक ढकोसला इन्होंने एक ईमानदार और काम करती हुई सरकार का बनाया था, सारी की सारी इमारत इतनी बुरी तरह ढहेगी कि दिल्ली के लोग पछताएंगे। तो जहां एक तरफ कांग्रेस ने केजरीवाल पर सीधे तौर पर निशाना साधा, तो वहीं आरजेडी ने भी केजरीवाल का समर्थन करते हुए कहा कि सोमनाथ के रवैये से नेताओं को शर्मिंदगी होगी। केजरीवाल साहब की पार्टी बल्कि लोक जीवन में रहने वाले तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी का क्षण है। अगर कानून आपको चाहता है कि आप अपनी बात रखें, आप सामने आए, सरेंडर करें, तो आपका भगोड़ा होना, आपका कानून से भागना कहीं से भी आपके बारे में अच्छी टिप्पणी नहीं करता, अच्छे संदेश नहीं भेजता। मैं समझता हूँ केजरीवाल साहब ने बहुत ही सही टिप्पणी की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच खींचतान जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जंग ने दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को आदेश जारी किया था और अपने आदेश में जंग ने सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच कर रहे जस्टिस एसएन अग्रवाल कमीशन को कोई पेमेंट नहीं करने को कहा था। दरअसल 2002 में 100 करोड़ के सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए केजरीवाल सरकार ने जांच आयोग बनाया था, लेकिन इस आयोग को गृह मंत्रालय ने अवैध घोषित कर दिया। हालांकि एलजी ने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। इससे पहले केजरीवाल ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर जनता के हित के लिए सभी मतभेद भुलाने की अपील की है। चलिए अब खबर सीधे राजस्थान से। जी हां, राजस्थान विधानसभा ने आर्थिक पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े वर्ग विधेयक 2015 को पास कर दिया है। इसके तहत अनारक्षित वर्ग के आर्थिक पिछड़ों के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 14% आरक्षण मिलेगा। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने प्रतिपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के बारे में बताते हुए आगे कहा कि राजस्थान राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान लागू होने के कुछ सालों बाद से ही लगातार प्रभाव में है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मान्य करते हुए पिछड़े जातियों को भी 1993 में आरक्षण का प्रावधान केंद्र की भांति राज्य में भी लागू कर दिया गया है। तो वहीं आरक्षण मामले में कांग्रेस ने कहा कि आरक्षण पर चर्चा होनी ही चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन के अनुसार उन्हें काम करना चाहिए था। जहां तक मैं समझता हूं 50% से अधिक आरक्षण नहीं किया जा सकता है और नहीं भी किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के उस गाइडलाइन का, उस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। पर सस्ती लोकप्रियता, ललित गेट से ध्यान हटाना, ललित मोदी से अपने संबंधों से उठी हुई तमाम व्यापारिक जो बातें हो रही हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए उन्होंने एक शुभ उपाय छोड़ दिया। जिन्हें मालूम है कई बार पिटे हैं वो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, फिर भी वही हंस होगा। जहां तक 50% से ज्यादा आरक्षण की बात है, वो एक सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ एक मापदंड है कि कुछ हम लोग सीटें हर जगह आरक्षित वर्ग के लिए रखें और कुछ सामान्य वर्ग के लिए रखें। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज करेंगे तो एक किसी न किसी एक परसेंटेज पर लकीर खींचने की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये लकीर तय कर रखी है। अब इसमें कोई राज्य सरकार इसका उल्लंघन करती है तो सबसे अच्छा होगा कि कोर्ट ही इस बात को देखें, क्योंकि जब कोर्ट की बनाई हुई कोई लक्ष्मण रेखा है तो वो किस बात से लांघी जाती है, क्या तर्क है राजस्थान सरकार का या किसी और सरकार का, ये ज्यादा बेहतर होगा कि वो सरकार और कोर्ट आपस में इस बात को तय करें। चलिए सीधे तौर पर कांग्रेस का कहना है कि आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा जरूरी है। चलिए बढ़ते आगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत आरक्षण नीति की समीक्षा करने की बात को लेकर भूल ही गए कई राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर हो गए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर शिवसेना ने उनका अभिनंदन भी किया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के बुधवार के अंक में लिखा है कि सरसंघचालक मोहन भागवत ने जन भावना के एक तारीफ की आवाज देने के काम किया है। इसके साथ ही शिवसेना ने भागवत पर वार करने वाले राजनीतिक दलों और नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा है। पार्टी ने सामना के संपादकीय में ये लिखा है कि आरक्षण पुनर्विचार के मामले पर कुछ लोगों ने
बूझते चूल्हे को फिर से लकड़ी देने का काम किया है और अब कौन क्या भूमिका लेना चाहता है, ये उसका अपना सवाल बनता है। तो चलिए रुकते हैं बहुत से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। जीत नहीं था। दीदी आप नहीं, एमडी है। यही तो है, MDH चना मसाले का कमाल। विदेश में छिपाई परिसंपत्ति, इसकी घोषणा काला धन अधिनियम के तहत 30 सितंबर 2015 को या उससे पहले करें और अपना देय कर तथा जुर्माने का भुगतान 31 दिसंबर 2015 तक करें। भरो टैक्स, करो रिलैक्स। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नासिक त्र्यंबकेश्वर में मनाइए सिंहस्थ कुंभ मेला। तृतीय शाही स्नान त्र्यंबकेश्वर में 25 सितंबर। श्रद्धा, भक्ति तथा पर्यटन की के नेतृत्व में बने महागठबंधन ने आज उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। लालू के दोनों बेटों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। महुआ से बड़ा बेटा तेज और छोटा बेटा राधोपुर से लड़ेगा चुनाव। मखदूमपुर से जीतन राम मांझी के खिलाफ लालू ने सूबेदार दास को उतारा है। उम्मीदवारों की लिस्ट में जनजाति समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर खड़ी फलकनुमा एक्सप्रेस में जिंदा बम मिलने से हड़कंप। सूचना मिलते ही आरपीएफ और बम विनिरोधक दस्ते ने बम को कब्जे में लिया। इसके बाद उसे आइसोलेटेड सिलेंडर में रखकर एकांत इलाके में जाकर निष्क्रिय किया गया। फिलहाल बम रखने के बारे में कोई पुलिस को जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमनाथ भारती से सरेंडर करने की अपील की। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा है कि सोमनाथ अब पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण बनते जा रहे हैं। सोमनाथ को सरेंडर कर देना चाहिए। वो क्यों भाग रहे हैं? वो जेल जाने से क्यों डर रहे हैं? इस ट्वीट से साफ हो जाता है कि पार्टी ने खुद को सोमनाथ के घरेलू मामलों से अलग कर लिया है। बिहार चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल आडवाणी और जोशी। सूत्रों से हवाले से खबर, लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी शामिल। पीएम मोदी अपने 7 दिन के विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं।
दौरे पर सबसे पहले पीएम आयरलैंड जाएंगे, उसके बाद वो 24 सितंबर को अमेरिका की यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा पर जाने से पहले मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। बीते 60 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली आयरलैंड की यात्रा होगी। उधर पीएम मोदी ने अमेरिकी दौरे से पहले भारत में बड़े रक्षा सौदे को मंजूर कर दिया। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी ने मंगलवार को अमेरिका में करीब 165 अरब रुपए की रक्षा सौदे को दी मंजूरी। भारत अमेरिका कंपनी बोइंग में 22 आपचे हेलीकॉप्टर और 15 शूनूक खरीदा है। इस खरीदारी के साथ ही सोवियत संघ दौरे के पुराने पड़े चुके युद्धक विमानों को भी खत्म किया गया। पिछले एक दशक में दौरान अमेरिकी कंपनियों ने तकरीबन 10 अरब डॉलर से रक्षा हासिल की थी। हार्दिक पटेल अचानक गायब हो जाने से गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया नोटिस। साफ में कहा गया कि सरकार को ऑर्डर दिए गए हैं, वो हार्दिक पटेल का जल्द से जल्द पता लगाएं। हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर पाटीदार अमानत आंदोलन समिति को 2 मेंबर्स की पिटीशन पर सुनाई है। इस पिटीशन पर सुनवाई हाईकोर्ट के जज MR शाह के घर मंगलवार को देर रात हुई। राजस्थान विधानसभा आर्थिक पिछड़ा वर्ग और विशेष वर्ग के विधेयक 2015 को पास कर दिया है। इसके तहत अनारक्षित वर्ग के आर्थिक पिछड़े को शैक्षणिक संस्थानों में अब जगह मिलेगी। भारत और अमेरिका ने आतंकवाद के मुद्दे पर मिलकर लड़ने की सहमति जताई। दोनों देशों के इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान 26/11 के दोषियों को सामने लाए। दोनों देशों ने लश्कर-ए-तैयबा और दूसरे आतंकी संगठनों से बढ़ते खतरे पर चर्चा की। देशों के विदेश मंत्री जॉन कैरी और सुषमा स्वराज ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ साथ लड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी 24 सितंबर को अमेरिका जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एक ही होटल में ठहर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मोदी बुधवार शाम न्यूयॉर्क पहुंचेंगे और वो वॉल्फोर्ड एक्वेटेरियम होटल में ठहरेंगे। खबर के मुताबिक शरीफ 25 सितंबर को शाम यहां पहुंचेंगे। फिलहाल दोनों नेताओं के बीच किसी द्विपक्षीय मुलाकात की कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी है, ये राहुल गांधी की निजी विदेश यात्रा है। वैसे राहुल सरकारी और निजी सेक्टर के ग्लोबल लीडर्स की एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा भी लेंगे। वहीं राहुल गांधी ऐसे समय में अमेरिका गए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका में मौजूद रहेंगे। राहुल ऐसे वक्त में अमेरिका के दौरे पर हैं जब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का कैंपेन जोर पर। नेपाल के नए संविधान में भारत की चिंता को बढ़ा दिया है। खासकर भारतीय सीमा से सटे इलाकों में हुई हिंसा के बाद स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है। इस बीच भारत ने नेपाल को अपने संविधान में 7 संशोधन करने की सलाह दी। इस बीच भारत को काठमांडू से अपने राजदूत को आपात वार्ता के लिए दिल्ली बुलाया गया। भारतीय सीमा से सटे इलाके में हुई हिंसा में अब तक 40 लोग से ज्यादा लोग मर चुके हैं। मायावती के दोबारा सरकार बनाने के दावे पर यूपी बीजेपी विधानमंडल दल के नेता सुरेश खन्ना ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुरेश खन्ना ने कहा कि मायावती मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। उधर भ्रष्टाचार के आजीज आकर उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा को चुना था, लेकिन सपा ने अपराधों में बसपा को भी एक हाथ आगे छोड़ दिया है। जसरा में जिला पंचायत के बैरिया पर काफी समय से वाहनों की अवैध वसूली की जा रही है। बैरियर पर दबंग लोगों का कब्जा है और ट्रक ड्राइवरों से जबरन 20 रुपए वसूले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विरोध करने पर ट्रक ड्राइवरों के साथ मारपीट भी की जाती है। लोगों का आरोप है कि वसूली का एक हिस्सा पुलिसकर्मियों को भी दिया जाता है, जिस कारण पुलिस भी अवैध वसूली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। यूपी के बांदा जिले में डेंगू के दस्तक से दहशत का माहौल बना है। यहां के लामा और समेरी गांव में तकरीबन 500 लोग बुखार से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है, क्योंकि जो लोग गांव के जांच करने आते हैं वो केवल खाना पूर्ति कर वापस चले जाते हैं। फिरोजाबाद जिले के नापतोल में गड़बड़ी के चलते प्रशासनिक टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी की। वहीं छापेमारी कार्रवाई में डीएमएम और सिटी मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। निरीक्षण टीम को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक दुकानदारों को चुनौती भी दी गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में इन दिनों डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक 20 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ गए।
वहीं स्थानीय लोगों की माने तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते डेंगू का प्रकोप पूरे जिले में फैल गया है, जिसके चलते नोडल सचिव ने जिला अस्पताल का औपचारिक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीएमओ गीता यादव को फटकार भी लगाई। गुजरात के पाटन जिले के एक कॉलोनी में एक परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों की माने तो परिवार कुछ दिनों पहले ही यहां किराए पर रहने आया था। आशंका जताई जा रही है कि रोजगार ठप होने से आत्महत्या को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। रेवाड़ी जिले के कॉलेज में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया। कॉलेज में युवक पर फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश की गई। वारदात के बाद पुलिस कॉलेज में आगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को अंबेडकर चौक पर धर दबोचा। पुलिस का कहना है वारदात में 6 आरोपी शामिल थे, जिनमें से 4 को पकड़ लिया गया है। विद्यार्थियों के लिए शौचालय की कोई व्यवस्था स्कूल में नहीं है। छात्रों को खुले में शौच पर जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, प्रशासन की अनदेखी के कारण स्कूल परिसर के अंदर ही गंदा नाला निकाला गया है। ग्रामीणों की माने तो प्रशासन की अनदेखी के चलते डेंगू की चपेट के आने से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। महोबा में गरीब किसान की बेशकीमती जमीन को धोखे से हड़पने का मामला आया सामने। किसान न्याय पाने के लिए परिवार के साथ कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठा है। हफ्ते तक हो गए, किसान के परिवार को प्रशासन ने मारपीट कर वहां से हटा दिया। जमीन को हड़पने का आरोप एक सांसद पर लगा है। उन्नाव जिले में पंचायत चुनाव की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने सुदर्शन संवाददाता को बताया 16 ब्लॉकों में 53 जिलों पंचायत और कुल 11,319 पंचायत क्षेत्र हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस अधीक्षक ने चुनाव के लिए प्रशासन की तैयारियां शुरू कर दी है। आचार संहिता लागू होने के पहले ही पूरे जिले में 48 वॉलंटियर को भी गिरफ्तार किया गया है। फैजाबाद अयोध्या हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने दर्जन भर दर्शनार्थियों को रौंद डाला, जिसमें 2 शरणार्थियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ट्रक के चालक को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई है। बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से 14 गौवंश के तस्करों को पकड़ दबोचा। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के मुताबिक कुछ तस्करों को पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी। कुछ तस्कर गौवंशों को काटने जा रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 अपराधियों को मौके से धर दबोचा। मामले में पुलिस की माने तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दोनों को जेल भेज दिया गया। स्वच्छ पानी तो आपने पी लिया, लेकिन यहाँ स्वच्छता रखना किसकी जिम्मेदारी है? चिप्स तो इन्होंने खाया, पर यह खाली पैकेट किसकी जिम्मेदारी है? सही सामान तो मिल गया और खाली पैकेट, यह किसकी जिम्मेदारी है? समझदार ग्राहक न सिर्फ सही सामान खरीदता है, बल्कि अपने कचरे का सही निपटान भी करता है। आप भी समझदार ग्राहक बनिए और स्वच्छ भारत का सपना सच कीजिए। जागो ग्राहक जागो। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है, पहन लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा 1 मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज।
अपने चेहरे के लिए। ये भी बदली, वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से, क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। PCPNDT एक्ट के तहत लिंग जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंग चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। कल का जीवन तभी संभव जब कन्या भ्रूण हत्या हो असंभव। बेटे का होना मुश्किल, क्योंकि मैं ही कल का भविष्य। कहते हैं बेटी दुनिया तभी बचेगी जब हम जैसी बेटी इस दुनिया में। बेटी है कुदरत का उपहार, जीने का है उसको भी अधिकार। इस नए संगीत के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो, अब 2 भी घुटने टेकेगा। से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची, तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। शक्तियाँ तो सबके मन पड़ रही होती हैं और भावना देख रही होती है। जिस भावना से कोई आता है उसी तरह वो कृपा कर रही होती है। जो कुछ भी आप देखते हो महसूस करते हो, ये और कुछ भी नहीं, उन्हीं शक्तियों की कृपा का एक रूप होता है। इनको शक्ति माना ही इसीलिए जाता है। वहाँ कहने सुनने की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। सिर्फ जरूरत किस चीज की होती है? सच्चे मन की। और जो सच्चे मन से पल भर के लिए भी उनको याद करता है तो उनकी आवाज वहां तक पहुंच जाती है। इसीलिए उनको शक्ति माना जाता है। और उनको सब कुछ पता होता है किसकी क्या जरूरत है, कहाँ, चाहे वो शादी का हो, नौकरी का हो, प्रमोशन हो, मतलब एंडलेस है, कोई लिमिट ही नहीं है। वो तो हर एक को सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं, जायज नाजायज तो देखते हैं। वो हर एक के साथ कनेक्शन उनका 1-to-1 शक्तियों का रहता है। आप देखते हैं चाहे वो कहां कहां से भी भक्त आए होते हैं, चाहे वो किसी कुलदेवी के जाके आए या किसी भी दुनिया के मंदिर में सच्ची शक्ति के जाके आते हैं, क्योंकि सारी एक है इसलिए वो जवाब यहां मिल जाता है। और ये खेल उन्हीं शक्तियों का है। उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। शक्तियां होती इसलिए है, अगर कोई किसी की परेशानी चल रही है तो वो ऐसा नहीं कहती कि हमारी ये पूजा करवाओ, हमारा ये करो तो तब कृपा करेंगे। लेकिन एक उनका नियम ये भी होता है दरबार में, क्योंकि और कुछ नहीं, उन्हीं शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप है। ये जरूर देखते हैं कि कहीं भटकन तो नहीं,
क्योंकि कई लोग जो पहले का बैगेज है वो तो जब कोई आता है सच्चे मन के साथ, चाहे कितना भी परेशान क्यों ना हो, कहीं उसका अगर इलाज नहीं हुआ होगा, जो सच्चे मन से इस दर पर आ जाएगा तो वो कभी निराश नहीं करते हैं। लेकिन उनकी कसौटियां जरूर होती हैं, क्योंकि जहां भटकन है जिससे आपका डैमेज होना है, चाहे वो यंत्र है, चाहे तंत्र मंत्र है, चाहे कुछ अंगूठियां हैं या कुछ और है, या कोई ऐसे जगह ही जा रहे हैं जहां वो कृपा नहीं है। मंदिर कहीं भी जाइएगा, किसी धर्म जिसको भी मानते हैं, यहां ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसको मानना है नहीं मानना है। जिसको भी आप मानते हैं सच्ची शक्ति को, हम दैवी शक्तियों की बात कर रहे हैं, तो जहां वो कृपा होती है तो वहां कहने की गुंजाइश नहीं होती है, वो जवाब वहां से आपको मिल जाएंगे। और जवाब ही नहीं, वो तो पल पल पर जैसे जैसे देखते हैं कि वो लेवल आता है तो वैसे वैसे वो कृपा जाती है, और उनको कुछ देने की जरूरत नहीं होती, कुछ पूजा कराने की जरूरत नहीं होती, वो हाथ भी जोड़ देता है, अगरबत्ती भी जला के वो करता है, तो वो भावना देख रहे होते हैं, मन की भावना से जोड़े हुए हाथ भी एक पूजा है। तो वो शक्तियां आडंबर नहीं चाहती, सच्चा मन चाहती है, लेकिन उसके साथ कई चीजें मैच करनी चाहिए, चाहे वो पूजा की है, चाहे कर्म की है, जो जो यहां से कन्वे होता है। हाँ, लेकिन जब उससे हट के कुछ किया जाता है तब जरूर वो कृपा में कमी आती है, रुकती है, तब वो काम डिले होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी समझ गया, ऐसा नहीं कि 1 to 1 वो बताया जा रहा है। कुछ लोगों को, चाहे वो देखते हैं कि औरों का कुछ सुनते हैं तो कई चीजें पता लगती रहती हैं, लेकिन शक्तियों का एक नियम ये भी है कि वो अनजाने में कोई गलती हो रही होती है तो वो उसको साफ जरूर कर देते हैं, रोक देते हैं, ट्रैक चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर कोई जानबूझ के कर रहा होता है, पता भी हो और फिर भी कर रहा है, तब फिर वो कृपा में कमी आती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे भक्त जो है शक्ति को शक्ति माने, जिसको भी मानते हैं, मंदिर में सजा रखा है, और जो टाइम टू टाइम कन्वे किया जाता है, अपने घर का मंदिर, जो आपके शहर में मंदिर है या जो उनका मेन स्थान है, तो वो सारा एक तालमेल में चल रहा होता है। साथ में कर्मों का लेखा जोखा भी चल रहा होता है। जैसे जैसे कोई करता जाता है उनको देर नहीं लगती, और जितना प्रायोरिटी में आप करते हैं तो उतना ही प्रायोरिटी में वहां से होता है। जितना पेंडिंग आप डालते हैं उतना ही पेंडिंग उधर से होता है। लेकिन जो ये समझ जाता है तो फिर हर चीज उसके लिए बड़ी आसान हो जाती है, फिर कोई काम नहीं रुकता। जय निर्मल बाबा की जय। भाई कहाँ से आप आए हैं? उड़ीसा से आए हैं। भाई सबसे पहले एक चीज बताओ, आपने भैंस कहाँ देखी है? भैंस बहुत सामने आ रही है हमारे। भैंस समझते हैं ना? हाँ। कहाँ देखी है? रोड पे जाते थे, देखे। कब देखी थी ये? ऑफिस पे जाते थे, रोड में देखा था। कितने दिन हुए? 2-3 दिन देखा। 2-3 दिन देखा है? हाँ। क्या सोच आई थी? कुछ नहीं। भैंस का दूध पीते हैं कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं पीते ये बताओ? गाय का पीते हैं? नहीं, दूध नहीं। दूध पीते नहीं है? नहीं। डॉक्टर ने मना किया हुआ क्या? नहीं, कुछ है? क्या सोच क्या उस समय आई थी? कुछ नहीं, खाली देखा देख लिया ना। भाई आपका देखना भैंस को पसंद आया, एक बार भैंस का दूध पी लीजिएगा और 1 किलो गरीबों में बांट दीजिएगा। कोटि कोटि प्रणाम बाबा चरण। भाई कहाँ से आप आए? मैं मधुबनी बिहार से आया हूँ बाबा। मधुबनी बिहार से? जी। भाई ये चेंज बहुत आ रही है। अच्छा, ये फूलों का गुलदस्ता कितने का लिया था आपने? ये 300 रुपए के लिए बाबा। 300 रुपए के? हाँ। तो बार बार चेंज क्यों हमारे सामने आ रही है? सिक्का जैसे होता है। सिक्का? 1 रुपए का सिक्का होता है या कुछ 5 का होता है। 1 का सिक्का तो अभी मैं वो सब मांगने के लिए आए थे। है? शनिदेव का मांगने के लिए आए थे, यहाँ जब लाइन में थे लगे हुए, तो 2 आदमी को दिया और 1 को 2 का सिक्का दे दिया, 1 नहीं था तो। अच्छा, शनिदेव वाले मांगने के लिए आए थे जी। 2 को 1 का दे दिया, और तीसरे को क्या किया? तो तीसरे को 2 का दिया। 2 का दिया। बाबा कितना बोलते हैं? 1 का देना है ना, तो 1 को भी दे दोगे तो स्वीकार हो जाएगा, सबको देने की जरूरत नहीं है। बैठ जाओ। कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, कहाँ से आप आए? दिल्ली से। ये धोती कौन पहनते थे? बहुत बुजुर्ग हैं, बाल सफेद उनके हैं। पिताजी है हमारे बाबा। पिताजी है? हाँ। आपने कभी उनकी टांगें दबाई? कभी कभी मजाक में दबा देता हूँ।